अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारा चैप्टर नंबर 9 का जो है वो दूसरा टॉपिक है। अभी मेरा दिल है कि आप कह रही हैं ना कि इसी मंथ में जल्दी ख़त्म कराएं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसी मंथ में इसको जल्दी ख़त्म करवा दूँ। तो लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या है? जैसे भी हमने पीछे पढ़ा था, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेसिस, ब्रॉन्स्टन एंड लोरी का कॉन्सेप्ट प्रोटॉन डोनेशन की बात करता था कि कौन प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, कौन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें तो प्रोटॉन की बात होगी, लेकिन अब देखो ऐसी गैस है जैसे SO2, इसमें तो प्रोटॉन है ही नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये बेस है कि एसिड है? ठीक है, जैसे CO2। दूसरा जो साइंटिस्ट था वो कहता था कि कौन डिसोसिएट होने, मैंने अरहीनियस कहता था कि H पॉजिटिव आइन दे बेस एसिड, और OH नेगेटिव आइन दे बेस, ये अरहीनियस कहता था। तो यहाँ पे H पॉजिटिव और OH है ही नहीं, तो फिर इनके बारे में कैसे पता चलेगा कि ये एसिड और बेस है? यही जो थे ना, ये ड्रॉबैक थे आर्हीनियस के और ब्रॉन्स्टन के। ठीक है, जैसे कि इन गैसेस के बारे में वो नहीं बता सकते थे। सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक SO2, CO2, CEO बिहेव एज एसिड और विद ऑल्दो दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन। नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस जो है वो नहीं बताई गई थी। इसलिए फिर बाद में एक साइंटिस्ट आया था 1929 में, लिविस। ठीक है, उसने अपनी थ्योरी दी थी एसिड और बेस की। यही कहता था कि अगर इसकी बात करें तो एसिड एक ऐसी स्पीशी है, ठीक है, डेट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या वो कहता है कि एसिड है एक ऐसी सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट कर लेती है, गेन कर लेती है। एक्सेप्ट याद कर लो, गेन याद कर लो। कहता है जो एक्सेप्ट कर लेती है या गेन कर लेती है, किस चीज़ को गेन कर लेती है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि गेन करती है, एक्सेप्ट करती है किसको? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो एक्सेप्ट कर लेती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। फिर कहता था कि बेस, तो कहता था बेस एक ऐसी स्पीशी है जो डोनेट करेगी। क्या करेगी? डोनेट करेगी किसको? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? डोनेट कर दे। ये कहता था लिविस का कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, जैसे कि वो एग्जांपल लेता था जिसमें वो क्या करा रहा है, HCl को रिएक्ट कराता है वाटर के साथ। ठीक है, तो ये मैं इसलिए लिख रही हूँ कि वाटर के पास दो लोन पेयर होते हैं। तो क्या होता है कि ये Cl नेगेटिव ऐसे रहता है और ये H पॉजिटिव को देखो, तो ये H पॉजिटिव है, प्रोटोन है, यानी प्रोटोन का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो इसके साथ रिएक्ट करेगा ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब वो गेन करेगा तो क्या होगा? ये एक एसिड होगा और ये एक बेस होगा। जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर वो बेस होगा, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड होगा। तो जब इनके दरमियान रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा? H, इसकी पर पॉजिटिव चार्ज, इसका एक लोन पेयर, और ये तो पहले वाटर मॉलिक्यूल ऐसे था, Cl नेगेटिव, ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली बात यह है कि लिविस के मुताबिक के एसिड जो होगी उसके पास डेफिशिएंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, वो डेफिशिएंट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन में। और बेस एक ऐसी स्पीशी होनी चाहिए जिसके पास एक लोन पेयर हो। ठीक है, लोन पेयर हो, या हम कहते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो इसके मुताबिक बेस वो स्पीशी होती है क्या? जिसके पास बेस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी वो एसिड होगी, और जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा वो बेस होगी। बाकी कुछ भी नहीं करो, बस ये डेफिनेशन याद करो, एक एग्जाम्पल देख लो, यही एग्जाम्पल देखनी है तो देख लो। दूसरी बात वो कहता है कि जो लिविस का कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है, ये ज़्यादातर गैसेस की न्यूट्रलाइजेशन के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? गैसेस की न्यूट्रलाइजेशन के लिए। दो गैसेस ले ली आपने, उनको आपने न्यूट्रलाइज करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वो कहता है कि HCl अपनी गैस की हालत में मौजूद है। ठीक है, Cl की मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आखिरी शेल की वो, और साथ हमारे पास है जी अमोनिया। अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है। ठीक है, अब क्या है कि अमोनिया के पास तो लोन पेयर है, तो ये प्रोटॉन इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बना देगा हमारे पास H। ठीक है, अमोनिया की पर ओवरऑल हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता होता है, और ये हमारे पास है Cl नेगेटिव। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू लिविस के कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की गैसेस की क्या कराता है? गैस में न्यूट्रलाइजेशन कराता है, गैसेस की न्यूट्रलाइजेशन कराता है। ठीक।
ठीक है। जब भी एक एसिड और एक बेस आपस में एक बेस और एक एसिड रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता होता है या न्यूट्रलाइजेशन होती है, ठीक है। इसमें ये ज़्यादातर गैस के फेस में हम लिविस के कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस लेते हैं। देखो लिविस क्या कहता है, लिविस की डिमांड है जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम और द एटम ऑफ लिविस एसिड जो है वो उसकी जो भी सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो भी एसिड होगा उसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होनी चाहिए डेट कैन अकोमोडेट अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सके। और ऑन द अदर हैंड जो लिविस बेस है उसका जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर ही होंगे ना, ठीक है। तो ये बात करता है। फिर एक और एग्जांपल देता है कि लिविस एसिड और लिविस बेस फॉलोइंग रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं। अमोनिया NH3 और BF3 आप इसमें रिएक्ट कर रहे हैं। NH3 बेस है, BF3 एसिड है। क्यों? क्योंकि बोरोन की जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से अमोनिया इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अमोनिया क्या होगा, एक जो है वो एसिड है और ये जो एक्सेप्ट कर रहा है ये बेस है। वो कहते हैं वैसे अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप इनके क्रॉस एंड डॉट वाइज इनको शो करो। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 हैं, 7 8 2 और होने चाहिए, तो वो यहाँ पर इसे ले लेगा, ठीक है। अमोनिया एक लोन पेयर है, N के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, तो वो बेस है। BF3 के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पे वो सिंपली ये कहता है कि डॉट वाइज इनको शो करो, ठीक है। लुक फॉर द स्पीशीज डेट हैज लोन पेयर और अ नेगेटिव चार्ज, ऐसी स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है तो वो आपकी लेविस बेस होगी। और ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो स्पीशी आपके पास एसिड के तौर पर काम करेगी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होगा तो बेस है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो एसिड है। फिर आ जाती है जी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो जितना ज़्यादा प्रोटोन की बात आ रही है, ये प्रोटोन जो ज़्यादा प्रोटोन को डोनेट करता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पानी के अंदर जाते हैं HCl और इसको तो पानी के अंदर जाते थे, जैसे कि HCl की बात हो रही थी, तो HCl ज़्यादा स्ट्रांगली H को डोनेट करता तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, ठीक है। एसिड दैट कैन डोनेट अ प्रोटोन टू अ हायर डिग्री टू अनदर एसिड इज रिलेटिवली अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर इस तरह बेस की बात करें तो जितनी ज़्यादा एक्सेप्ट करती है प्रोटोन की एबिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है, प्रोटोन बेस इज ऑल्सो डिफाइन एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन, जितनी ज़्यादा जल्दी प्रोटोन को एक्सेप्ट करती है वो बेस होती है। बिकॉज अमोनिया कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन टू अ हायर डिग्री देन वाटर, तो अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है। और HCl अगर आप अमोनिया को साथ ले आते हो आप, ठीक है, यहाँ पर अगर आप वाटर प्लस अमोनिया को ले आते हो तो ये ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगी, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। यहाँ पे तो आपको ये बताया जा रहा है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांगली बेस को एक्सेप्ट कर रहा है और कौन ज़्यादा स्ट्रांगली बेस को डोनेट कर रहा है। एन एच इज सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू हायर डिग्री। बस ये दो डेफिनेशन याद कर लेनी है। आगे आते हैं तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड कैलकुलेशन ऑफ पीएच, ये आप कैसे करते हो। आपको पता है, आप सबको ये बात पता है कि वाटर की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि अगर उसके सामने स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाता है, अगर वाटर के सामने स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए तो वाटर खुद बन जाता है बेस, और अगर इसके पास स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो वाटर खुद बन जाता है एसिड। ये इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। अब हम कहते हैं कि इसीलिए इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आप इसको एसिड एक मीडियम में डालोगे, बेसिक ये तो अपनी नेचर ही चेंज कर लेता है। तो इसीलिए वाटर की बात और ये भी है कि वाटर को जब आप वाटर जो है ना वो ऑटो आयोनाइजेशन करता है, खुद ब खुद आयोनाइज होता है, ठीक है। क्या करता है, वाटर की एक और एबिलिटी है, इसको हम कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, कि पानी खुद ही आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम जब आती है, मतलब एक और बात यह है कि वाटर जो है वो खुद वाटर सेल्फ अंडरगो करता है आयोनाइजेशन, लेकिन जो वाटर की सेल्फ ऑटो आयोनाइजेशन होती है ये होती बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक है, ठीक है। ये नहीं है कि पूरा का पूरा वाटर आयनाइज हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। यही बात है कि प्योर वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। हम इसीलिए एक बात और भी करते होते हैं कि जो भी प्योर वाटर होता है ना, जैसे H2O, सिंपली H2O है, तो ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन बहुत कम स्मॉल एक्सटेंट तक होती है। ऑटो आयोनाइजेशन या वाटर की आयोनाइजेशन बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक होती है, इसीलिए हम इसको वीक
वीक इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते होते हैं, ठीक है। अब सेल्फ ऑटो आयोनाइजेशन होती क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। अब इनमें से एक एसिड के तौर पर रिएक्ट करेगा, एक बेस के तौर पर रिएक्ट करेगा। जब ऐसा होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ऐसे ही बनेगा। अब इस रिएक्शन की अंदर जो इक्विलिब्रियम आ रहा है, इक्विलिब्रियम अगर हमने लिखना पड़ जाए तो हम इक्विलिब्रियम को कैसे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे होगा, ऊपर हमने लिखना होता है प्रोडक्ट, वो हमने लिख लिया। नीचे अपने लिखने होते हैं रिएक्टेंट, तो यहाँ पर H2O और H2O रिएक्टेंट है, दो हैं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, ये दो, ठीक है। ये हो गया। और कहते हैं दिस ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो एक साइड पे वाटर मॉलिक्यूल के एक हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, एक हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है, एक साइड पे हमारे पास वाटर पड़ा है। इसकी एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखेंगे। हमें ये पता है कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो बात मैंने आपको पहले ही बता दी। इसका मतलब है कि इतनी स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन तो यहाँ पर होगी नहीं, तो बहुत जल्दी यहाँ पर कॉन्स्टेंट बन जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन नहीं हो रही है तो हमारे पास क्या हो रहा है, जब स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन नहीं हो रही है तो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है। बहुत जल्दी ज़्यादा लार्ज जो वाटर की ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट ही रहेगा, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। जब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी तो मैं इसको उठा के कांस्टेंट के पास लिख देती हूँ, क्योंकि इसकी तो कॉन्सेंट्रेशन ने कांस्टेंट रहना है। तो ये किसके बराबर हो गया, H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव के रह गए, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है सिंस वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर H2 इन अ लार्ज एक्सेस है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है ना, वाटर ही वाटर है, ठीक है। लार्ज एक्सेस है तो ये ज़्यादातर कांस्टेंट ही रहेगा, तो कांस्टेंट को मैंने उठा के इधर लिख दिया। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक और कांस्टेंट लिख देते हैं, K और H2O मिलाकर एक नया कांस्टेंट बना देते हैं जिसको हम वाटर कांस्टेंट कहते हैं, KW वाटर कांस्टेंट। तो हमें पता चल गया कि वाटर कांस्टेंट बराबर है H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बराबर है जी वाटर कांस्टेंट। एक नया कांस्टेंट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने इस चीज़ को ऐसे लिख लिया, वो ये कहता है कि क्योंकि H3O W इसके बराबर है, ये इसके बराबर है या किसी इसके बराबर, उसने ये एक एक्सप्रेशन लिखी जैसे जो मैंने आपको बता दी कि अब ये KW के बराबर हो गया और KW इसके इक्वल है। इसको हम आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं, ठीक है। वाटर कांस्टेंट या आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर या वाटर कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सेम ही रहती है। अब जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है तो वो कहता है कि हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेते हैं सेटअप, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम जब लेते हैं KW, तो हमारे पास जो एच की, अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जब भी हम दो वाटर मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन ले रहे हैं, और अगर हम इसके बजाय एक वाटर मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन लें तो एक वाटर मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन जो है वो ऐसे होगी। तो अगर हम चाहे इसको लें चाहे इसको लें, बात एक ही है, एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव आइन है, एक तरफ हमारे पास नेगेटिव आइन है। तो जब इनकी वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ली जाती है तो चाहे आप इसको लो चाहे आप इसको लो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ पर एक को ले लेंगे क्योंकि हम जब आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं तो हम उसको फिलहाल इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे जब हम इसको ले रहे हैं तो हम एक वाटर को कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास ये इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास OH नेगेटिव रहेगा। अब जब हम इनका Ka लेते हैं तो इनका Ka हमारे पास आ जाता होता है 1.010⁻⁻14 आ जाता होता है, ठीक है। ऐसा क्यों आता होता है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि हम अगर लें यहाँ पे एक H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन लें, क्योंकि बराबर है ना, जितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होती है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव होती है। जब वाटर टूटता है तो इक्वली टूटता है, जितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होगी उतनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव होगी। H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं देखती हूँ, इसको हम ऑफ करें तो वो हो जाएगी 1.0 एक्सपोनेंशियल -7 मोलर, और इसकी भी हो जाएगी 1.010⁻⁻7 मोलर। जब इनको हम कंबाइन करते हैं तो वो -14 आ जाती है, ठीक है। अब क्या है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती होती है वाटर के आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 10⁻⁻14, ठीक है। अब 10⁻⁻, किसी भी सिचुएशन में 10⁻⁻14 वैल्यू चूँकि बहुत स्मॉल है, उसको अटेन करना बहुत मुश्किल है, तो हम एक नई चीज़ लेकर आते हैं, इसको हम कहते हैं pH, क्योंकि बहुत स्मॉल एक्सटेंट पे हम नहीं ला सकते। अब एक चीज़ और जो यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ये 10⁻⁻7 से बढ़ के 10⁻⁻9 हो गई है, ये
ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन एसिडिक है। और अगर किसी सोल्यूशन के अंदर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम 10⁻⁻7 से बढ़ गई है तो कुछ और होगी तो हम कहेंगे सोल्यूशन जो है वो क्या है, बेसिक है। अब जो वैल्यू को निकालना बहुत मुश्किल था तो हमने नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा जिसको हम पीएच कहते हैं। पीएच में हम क्या करते हैं, हम सिंपली नेगेटिव लॉग ले लेते होते हैं माइनस कॉन्सेंट्रेशंस का, ठीक है। अगर मैं एसिड की पीएच की बात करूँगी तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ कि लॉग बराबर था 1 पॉइंट एक्सपोनेंशियल 10⁻⁻7 के। अब इसको मैं यहाँ ले आऊँ, ये हो जाएगा माइनस लॉग, वैल्यू सारी सॉल्व नहीं होगा अभी वैसे, जो जाएगी माइनस लॉग प्लस लॉग 1.0 और ये log 10 के बराबर हो जाएगा, log 10। ये सब जब मैं वैल्यू लूँगी, ये यहाँ पे ये -7 था, log 7 और 7 जो है आप इसमें हो जाएंगे माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 14 आ जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ें आपकी नहीं बताई हैं, बस इतना बताया हुआ, ये ऐसे डेरिवेशन नहीं बताई, सिर्फ आपको बताया हुआ कि आप पीएच का माइनस लॉग ले लेते हो। जो भी वैल्यू होती है लॉग एच पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसका आप लॉग ले लेते हो तो आपके पास पीएच आ जाता है। इट मीन्स द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन बाय नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, हाउ इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट पीएच बीइंग लॉगरिथम वैल्यू डू नॉट हैव एनी यूनिट। इसको आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लेते हो। एसिड की एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आएगी, पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो वो एसिडिक हो जाएगा और अगर कम है तो वो सिर्फ बेस की बतानी चाहिए थी, बेस की हो जाएगी। के डब्ल्यू एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव के बराबर हो तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बस वैल्यू आपकी मेन काम की है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होती है। अगर पता है क्या, ये जो पी एच वैल्यू है, ये जो के ए वैल्यू, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती थी। ये आपका पॉइंट ये राइट, डिपेंड ऑन टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये एच की कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट होती है। जब एच की कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट होती है तो ये पीएच की वैल्यू भी अफेक्ट होती है। तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10⁻⁻14 के बराबर होती है। 1.10⁻⁻14 एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव के बराबर होता है क्योंकि ये एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है। टेकिंग लॉन्ग बोथ साइड पे ये लॉग ले रहा है, इसका भी लॉग ले रहा है, इसका भी लॉग ले रहा है। तो ये देखो ये -14 लॉग एच पॉजिटिव माइनस ओ एच नेगेटिव, एच की कॉन्सेंट्रेशन ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे तो पी एच प्लस पी ओ एच आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा। समझ आइए ये इसमें कैसे किए। यहाँ पर देखो इसको के डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली थी, के डब्ल्यू ये रहा, के डब्ल्यू बराबर है 1.0 एक्सपोनेंशियल -14। यहाँ पर उसने डायरेक्टली पुट किया के डब्ल्यू की वैल्यू, फिर इज इक्वल टू माइनस लॉग, इस इक्वेशन को लेके जा रहा है एच पॉजिटिव लॉग प्लस पॉजिटिव माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव। अब एच पॉजिटिव की वैल्यू वैसे उसने पुट नहीं की, 10⁻⁻7 होती है। एच पॉजिटिव का लॉग ओ एच नेगेटिव का लॉग जब लॉग लेते हैं इसका पी एच हो जाता है, इसका लॉग पी ओ एच होता है और ये 14 के बराबर होता है। इसकी जगह भी आप ऐसे समझाते कि इसका पी एच का आपने लिया माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आपके पास एसिड के बारे में बताता है, और पी एच अगर आप लेते हो माइनस लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, तो ये आपके पास आ जाता है, ये पी एच हो जाता है और ये इसको हम कहते हैं पी ओ एच। ये पी एच और पी ओ एच आ जाते होते हैं। ये हमें ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन बताता है, ये ज़्यादातर हमें बेस के बारे में और ये हमें ज़्यादातर एसिड के बारे में बताता है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम प्लस करें पी एच को प्लस पी ओ एच को प्लस करें तो ये हमेशा 14 के बराबर होती है, ठीक है। ये न्यूट्रल होती है। यहाँ पे ये जो पी एच प्लस पी ओ एच किसके बराबर होती है, 14 के बराबर होती है, ठीक है। अब जैसे आपको एक बताया हुआ है एक न्यूमेरिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आइन इन द हाउस होल्ड अमोनिया सोल्यूशन इज 0.05 मोलर, कैलकुलेट द। अब इसकी 0.05 मोलर कॉन्सेंट्रेशन बता दी है ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन, तो आप क्या करोगे, के डब्ल्यू एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव के बराबर होता है। के डब्ल्यू की वैल्यू ये रही, अब ये ओ एच की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। के एच ये अब यहाँ पर चूँकि इसकी वैल्यू नहीं है, यही रह जाएगा, इसको यहाँ पर लेकर डिवाइड किया, हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ गई है। एक की वैल्यू नहीं पता तो दूसरी की वैल्यू भी आ गई है। ये तो M1 हुआ। अब यहाँ पे देखो इसकी भी बताई हुई है, इसकी भी बताई हुई है, दोनों की पुट करो आंसर आ जाएगा पीएच की वैल्यू, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं इसके। अगला जो चीज़ बताई जा रही है वो आपकी बताई जा रही है जी टाइट्रेशन क्या होती है।
टाइट्रेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली विद अननोन वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, कि कितना एक वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन रिएक्ट करता है अननोन वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन के साथ। आपकी बुक में जो टाइट्रेशन, बेसिकली हम टाइट्रेशन जो है वो ये यूज़ करते हैं, बताते हैं कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो इस बीकर में पड़ा है, इस सॉल्यूशन की कितनी अमाउंट रिएक्ट करती है दूसरे सॉल्यूशन के साथ ताकि एक न्यू चीज़ बन जाए। ये हम टाइट्रेशन में देखते होते हैं कि एक सॉल्यूशन का कितनी अमाउंट ऑफ, जैसे एक एसिड कितना यूटिलाइज होता है एक बेस के साथ रिएक्ट करने के, एक रिएक्शन को कैरी आउट करने के। डिफाइन एज द मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, कितना वॉल्यूम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का रिक्वायर्ड होगा कि वो रिएक्ट करे कम्प्लीटली एक अननोन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन के। फॉर एग्जांपल एक ऐसा हम ब्यूरेट ले लेते हैं, उसकी ऐसी नोजल, ठीक है, और साथ में हम एक सॉल्यूशन ले लेते होते हैं इस तरह बीकर के अंदर। अब क्या होता है कि आपकी बुक में ये टाइट्रेशन दो तरह की होती है, कभी हम बेस को ऊपर लेते हैं, कभी हम एसिड को ऊपर लेते हैं। आपकी बुक में हमने क्या किया है, हमने बेस को ऊपर लिया है, हमने एसिड को नीचे लिया है। अब क्या था, इसके अंदर आपने एक एसिड डाला था, कोई भी एसिड डाला वो हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HCl को लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जल्दी चलेगा। HCl हमने लिया, इसके अंदर हमारे पास पड़ा है HCl, और एक हम बीच में इंडिकेटर डाल देते होते हैं, जैसे कि फिनोल्फथलीन का एज इंडिकेटर हमने डाल के रख दिया। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है कलरलेस। अब क्या होता है, इसके अंदर हमने डाला है NaOH का स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन, और हमें उसकी अमाउंट भी पता है। फॉर एग्जांपल हमें पता है हमने 0.3 मोलर बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमें ये पता है। इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये कितना मोलर है, ठीक है, इसके अंदर इसकी अमाउंट हमें नहीं पता कि ये कितने मोलर है, ठीक है। हमने बस वो सिंपली निकाला और इसके अंदर डाल दिया, और साथ हमने इसके फिनोल्फथलीन डाल दी। हमने क्या किया, फिनोल्फथलीन जब डाली सोल्यूशन कलरलेस था, अब हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप NaH को आने दिया। फॉर एग्जांपल NaOH जब इतना यूटिलाइज हो गया, यहाँ पे देखते देखते कलर चेंज होते 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 ये कलर पिंक हो गया। जैसे ही पिंक कलर आता है, हमें नोजल को बंद करिए, हमें पता चल गया कि इस स्टैंडर्डाइज्ड सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूज़ हो गया है इस अननोन, जो जिस सोल्यूशन की मोलरिटी हमें नहीं पता, इसका ये तो हमें स्टैंडर्डाइज्ड सोल्यूशन पता है, फॉर एग्जांपल 0.3 मोलर, इसकी हमें नहीं पता थी कि एक नॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ने अननोन सोल्यूशन वॉल्यूम के सोल्यूशन के साथ कितना रिएक्ट किया है। इसको हम यूज़ करते हैं जिसकी हमें नहीं पता कि कौन सा, फॉर एग्जांपल इसमें कॉन्सनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने हमें नहीं पता, तो इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 को डिवाइड करते हैं बाय N1 एंड 2, ये कंपैरिजन मेथड यूज़ करते होते हैं, ठीक है। देखिए, मोलरिटी ऑफ द बेस एंड द वॉल्यूम ऑफ अ बेस टेकन इन अ फ्लास्क, ठीक है। Molarity of the acid and the volume of acid used from the burette, number of moles of base and number of moles of acid आप कैलकुलेट करो तो आ जाएगा। इन टाइट्रेशन फॉर एग्जांपल कहते हैं, टाइट्रेशन फाउंड एट 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.12 मोलर NaOH इज यूटिलाइज विथ 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन। HCl की कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता थी, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, इसकी मोलरिटी हमें HCl की नहीं पता थी, हमें इतना पता है इसका 30% वॉल्यूम यूज़ हो गया है। इधर जब हम आए तो हमें पता था कि इसका 12 पर इसकी मोलरिटी जो थी वो 0.12 थी, वॉल्यूम इसका 25% यूज़ हो गया था। इसकी मोलरिटी हमें नहीं पता थी, इनको हम क्या करेंगे, आप इस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक ही आ जाएगी। सिंपली ये हम M1V1 वाले मेथड से टाइट्रेशन को फाइंड आउट करते रहते हैं। फिर कुछ इंडिकेटर के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा इंडिकेटर कैसा है। तो बेसिकली तीन इंडिकेटर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अच्छा, फिनोल्फथलीन भी बताया हुआ है, रेटानॉल फिनोल रेड बताया हुआ है, मिथाइल ऑरेंज और ब्रोमाइल ब्लू बताया हुआ है। अच्छा, अभी जो फिनोल्फथलीन है इसकी रेंज है कि 8.3 से 10 तक काम करता है, यानी कि इतनी रेंज में ये काम करता है, मतलब कि pH 8 से लेकर फॉर एग्जांपल कि ये काम करता है pH 8 से pH 10 के दरमियान, ठीक है। तो मीन्स ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो उनके दरमियान रिएक्ट करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारे पास ये फिनोल्फथलीन का एज इंडिकेटर हम काम यूज़ कराते हैं। अब वो कहते हैं अगर एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो सोल्यूशन की pH होगी, जैसे ही एक एसिड पड़ा हुआ है
ठीक है, वो वीक है, लेकिन ऊपर से जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग बेस डालनी शुरू कर दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास वीक एसिड था, जैसे कि CH डबल बॉन्ड OH एक वीक एसिड पड़ा हुआ था, ऊपर से आपने डालना शुरू कर दिया एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH, तो इधर सडन चेंज इन pH आएगा। तो pH चेंज हो जाएगी, किस तरह हो जाएगी, वो 6.5 टू 10 की फॉर्म में चेंज हो जाती है, वो 6.5 से 10 की फॉर्म तक चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जो रेंज मैच कर रही है, फिनोल्फ्थालीन वर्क करता है 8 से 10 के दरमियान, तो मीन्स यहाँ पर हमारे पास फिनोल्फ्थालीन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यूज़ करती हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है, यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं HCl प्लस NaOH को लेते हैं, तो यहाँ पर जो चेंज आता है वो आता है 3 से 11 का। तो 3 से 11 के लिए भी हमारे पास अच्छा ऑप्शन है, 8 से 10 में जो काम कर रहा है फिनोल्फ्थालीन गुड ऑप्शन है, ठीक है। अब हम हमारे पास अगर हम लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, चेंज जो आएगा सोल्यूशन के अंदर, सडन चेंज जो आएगा वो आएगा pH में 3.5 से 7.5 के दरमियान आएगा। तो 3.5 से 7.5 के दरमियान हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो मिथाइल ऑरेंज होगा, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज जो है वो pH 5 के नीचे नीचे काम करता है, ठीक है, pH 5 से नीचे के अंदर काम करता है। ये देखो, ये तो 8 से शुरू हो रही है ना इसकी, तो ये pH 5 से, यहाँ पर अगर हमारे पास ज़्यादा, हम इसके साथ मिथाइल ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है मिथाइल ऑरेंज है। अगर आप वी की बेस ले लेते हो और वी की एसिड ले रहे होते तो वहाँ कोई भी रिएक्ट नहीं, इंडिकेटर अच्छा यूज़ नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने आपको बताया मैं कलर कंपोज, जैसे फिनोल्फ्थालीन को हम जब एसिड के अंदर डालते हैं वो कलरलेस होता है, जब बेस के अंदर डालते हैं पिंक हो जाता है। ब्रोमाइल ब्लू को जब हम एसिड के अंदर डालते हैं वो येलो होता है, बेस के अंदर ब्लू हो जाता है। फिनोल रेड एसिड के अंदर येलो होता है, बेस के अंदर ब्राउन सा हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर ब्राउन होता है, इसके अंदर जाके येलो हो जाता है। pH रेंज मिथाइल ऑरेंज 3.2 से 4.4 के दरमियान रिएक्ट करता है, ये 6.8 से 8.0 के दरमियान रिएक्ट करता है, ठीक है, ये 6.0 से 7.6 के दरमियान काम करता है, ये 8.3 से 10 तक काम करता है। अब आगे है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ये और फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ये कल कर लेते हैं।